जय हिंद दोस्तों, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति ने लगभग एक दशक के बाद 28 फरवरी 2022 को न्यू ट्रांसफ़र पॉलिसी नोटिफाई किया है और इस ट्रांसफ़र पॉलिसी का नाम दिया है ट्रांसफ़र पॉलिसी 2021, जो कि ATD 2022 से लागू होगा। यानी कि एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव 2022 से नवोदय विद्यालय समिति के हेडक्वार्टर, रीजनल ऑफिस, NLI और जवाहर नवोदय विद्यालय के सभी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र इसी पॉलिसी के नियम के हिसाब से होगा। और इसमें जो बड़े बदलाव हुए हैं उसके बारे में पहले ही मैंने आपको बताया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोटेशनल ट्रांसफ़र ऑफ रीजनल लैंग्वेज टीचर्स यानी RLT के ट्रांसफ़र के बारे में, जो कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में बदलाव किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय समिति के अधीन अलग अलग जवाहर नवोदय विद्यालयों में लगभग 17 क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक काम कर रहे हैं और जनरल ट्रांसफ़र पॉलिसी उन शिक्षकों पर लागू नहीं होता, बल्कि उनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर ही एक सेपरेट मॉड्यूल बनाया गया है और उसी नियम के हिसाब से रीजनल लैंग्वेज टीचर्स की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग ATD 2022 से होगी। तो दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है और फर्स्ट पार्ट पहले ही जारी हो चुका है और उस वीडियो में मैंने आपको कई सारी अहम जानकारियां दी है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं रूल्स ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि जो स्टेशन अलॉट होगा तो उसके लिए क्या नियम है, अगर टाई ब्रेकिंग होता है 2 कर्मचारी के बीच में, 2 टीचर्स के बीच में, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र से संबंधित नियम क्या है, प्रोटेक्टेड डीम्ड कब घोषित किया जाएगा या कंपलसरी डीम्ड किसी सीट को कब वैकेंट किया जाएगा। और रोटेशनल ट्रांसफ़र के अलावा अगर कोई शिक्षक जो कि नेटिव स्टेट में काम कर रहे हैं और नेटिव स्टेट के अंदर ही किसी JNV में ट्रांसफ़र चाहते हैं, या फिर जो टीचर आउटसाइड नेटिव स्टेट में सर्व कर रहे हैं और उसी स्टेट में किसी दूसरे JNV में अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो उससे संबंधित नियम क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। लेकिन पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं इन प्रोविजंस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको रूल्स ऑफ अलॉटमेंट के बारे में बताना चाहता हूं कि जो अलॉटमेंट का रूल है, तो अलॉटमेंट के रूल में जो लेंथ ऑफ टेन्योर होगा, यानी कि जो टेन्योर होगा किसी कर्मचारी की, उसी के आधार पर स्टेशन अलॉट किया जाएगा। यानी कि रोटेशनल ट्रांसफ़र के तहत जो टेन्योर होता है कर्मचारी की, उसी के आधार पर स्टेशन अलॉट किया जाता है। और जो टीचर नेटिव स्टेट से बाहर सर्व कर रहे हैं और DFR कैटेगरी में आते हैं, तो नेटिव स्टेट में पोस्टिंग में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि दूसरे टीचर के अलावा उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि आउटसाइड नेटिव स्टेट में सर्व कर रहे हैं और नेटिव स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं। और जो रोटेशनल ट्रांसफ़र है ये पूरी तरह चॉइस के आधार पर होता है, यानी जिस स्टेशन के लिए आप अपना चॉइस देते हैं वहीं ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर वहां पर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती तो आपकी ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। इसीलिए ट्रांसफ़र पॉलिसी में ये कहा गया है कि अपना ट्रांसफ़र सुनिश्चित करने के लिए जो भी एक्चुअल और डीम्ड वैकेंसी है उसे आप ज़रूर ऑप्ट करें ताकि आपको कोई ना कोई सीट अलॉट किया जा सके। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ टाई ब्रेकिंग की, यानी कि अगर 2 कर्मचारी एक ही चॉइस स्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ टाई होता है तो क्या होगा। अगर सेम चॉइस स्टेशन होता है तो स्टेशन सीनियरिटी को प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी प्रायोरिटी दी जाएगी जो स्टेशन सीनियर होंगे। अगर स्टेशन सीनियरिटी में जेंडर के बीच में होता है, यानी कि मेल और फीमेल होते हैं, तो फीमेल जेंडर को यानी कि फीमेल को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर 2 जेंडर यानी मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल के बीच में टाई होता है तो उसमें जो ओल्ड एज होगा, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा होगी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी टाई के केस में।
और एक बात आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये टाई का केस डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉय पर लागू नहीं होता है, यानी कि जिन कर्मचारी को डिस्प्लेस किया जाता है तो उनको जो स्टेशन अलॉट होता है वो रैंडम आधार पर होता है, यानी कि चॉइस के आधार पर नहीं होता, इसलिए ये टाई उनके केस में लागू नहीं होता है डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉय के केस में। अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र का जैसा कि आप जानते हैं कि मोटो है कि जो रीजनल लैंग्वेज टीचर्स नेटिव स्टेट में सर्व कर रहे हैं उनको आउटसाइड नेटिव स्टेट में भेजना रोटेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत, ताकि आउटसाइड नेटिव स्टेट से जो टीचर नेटिव स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं उनको वहाँ स्टेशन अलॉट किया जा सके। और जो जिन शिक्षक का यानी जिन शिक्षक का डिस्प्लेसमेंट होगा नेटिव स्टेट से उनको नेक्स्ट टेन्योर के लिए आउटसाइड नेटिव स्टेट के जेएनवी में भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये इसका मोटो है। अब जहाँ तक बात है डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसके लिए क्या टेन्योर होगा, तो जो टीचर जो रीजनल लैंग्वेज टीचर नेटिव स्टेट में सर्व कर रहे हैं और कट ऑफ डेट पर उनका टेन्योर 5 ईयर्स का हो जाता है, सिर्फ एक ही स्टेशन पर नहीं, अलग अलग जेएनवी में भी, अगर एक बार में एक टाइम में अलग अलग जेएनवी में जो उनका टेन्योर रहा है उसको मिलाकर 5 ईयर्स हो जाता है, तो उनके प्लेस को डीम्ड वैकेंट या डीम्ड घोषित कर दिया जाएगा और उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा अगर आउटसाइड नेटिव स्टेट से कोई टीचर उस स्टेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इस केस में उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तब डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बात आती है कि जो टीचर आउटसाइड नेटिव स्टेट में सर्व कर रहे हैं, तो पहला चीज़ मैं बता दूं कि जो आउटसाइड नेटिव स्टेट में टीचर सर्व कर रहे हैं तो अगर उनको डिस्प्लेस किया जाता है वहाँ से, तो इस केस में उनको नेटिव स्टेट में चॉइस स्टेशन नहीं दिया जाएगा, चूँकि रोटेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत ये कवर्ड नहीं है। रोटेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत जो कवर्ड है कि अगर कोई टीचर आउटसाइड नेटिव स्टेट से रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पर नेटिव स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको चॉइस स्टेशन अलॉट किया जाएगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफ़र है ये रोटेशनल पॉलिसी के तहत कवर्ड नहीं है। लेकिन आउटसाइड नेटिव स्टेट जो टीचर सर्व कर रहे हैं उनका अगर एक स्टेशन पर टेन्योर 10 ईयर्स का हो जाता है एक स्टेशन पर, तब उनके प्लेस को डीम्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि उनको वहाँ से डिस्प्लेसमेंट किया जा सकता है अगर एक स्टेशन पर 10 ईयर्स पूरा हो जाता है। जबकि आपने देखा है कि नेटिव स्टेट के लिए एक स्टेशन होना जरूरी नहीं है, बल्कि पूरा टेन्योर है अलग अलग जेएनवी मिला के, यानी कि कुमुलेटिव टेन्योर 5 ईयर्स का हो जाता है तो उनको डिस्प्लेस किया जा सकता है नेटिव स्टेट से। यही अंतर है दोनों में। अब मैं बात करता हूं कि प्रोविज़न फॉर प्रोटेक्टेड डीम्ड, यानी कि किनके सीट को प्रोटेक्टेड डीम्ड घोषित किया जाएगा और डिस्प्लेसमेंट से यानी कि छूट दी जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए 2 कैटेगरी के एम्प्लॉई आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में है जिन कर्मचारी यानी कि जिन शिक्षक का एज कट ऑफ डेट पर 53 ईयर्स का हो जाएगा उनको प्रोटेक्शन मिलेगा डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि उनको वहाँ पर रहने दिया जाएगा, यानी कि उनके सीट को डीम्ड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा बल्कि उसे प्रोटेक्टेड डीम्ड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उनको वहाँ से डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। और दूसरे कैटेगरी के एम्प्लॉई है, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज टीचर नेटिव स्टेट में सर्व कर रहे हो या फिर आउटसाइड नेटिव स्टेट में सर्व कर रहे हो। और प्रायोरिटी कैटेगरी में आते हैं जैसे पीएच, सीरियस एलिमेंट मेडिकल केस हो, फिर स्पाउस का केस हो, सिंगल लेडी का केस हो या फिर ड्यू फॉर रिटायरमेंट का केस हो, तो उनको भी डिस्प्लेसमेंट से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, यानी कि जो उनका वहाँ पर टेन्योर है उससे आगे उस कर्मचारी को वहाँ रहने दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जो जनरल ट्रांसफ़र पॉलिसी में कंडीशन है उसे फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर फुलफ़िल नहीं करते तो उनको प्रायोरिटी कैटेगरी के तहत डिस्प्लेसमेंट से एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि प्रोटेक्टेड डीम्ड नहीं किया जाएगा। अब कंपलसरी डिक्लेरेशन की बात करता हूँ डीम्ड स्टेटस की, यानी कि कब कंपलसरी डिक्लेयर किया जाएगा किसी सीट को डीम्ड घोषित किया जाएगा। तो इसके लिए जो कंडीशन है कि जो नेटिव स्टेट में रीजनल लैंग्वेज टीचर सर्व कर रहे हैं अगर उनका टेन्योर वहाँ 15 ईयर्स हो जाता है एक स्पेल में या अलग अलग जेएनवी मिलाकर कुमुलेटिव टेन्योर 15 ईयर्स का हो जाता है तो उसे कंपलसरी डीम्ड घोषित कर दिया जाएगा। और इसी तरह जो रीजनल लैंग्वेज टीचर आउटसाइड नेटिव स्टेट में भी सर्व कर रहे हैं और उनका एक स्टेशन पर यानी जो प्रेजेंट स्टेशन है वहाँ 15 ईयर्स हो जाता है
तो उसे भी कंपलसरी रूप से डीम्ड कर दिया जाएगा। और यहाँ भी अंतर है कि आउटसाइड नेटिव स्टेट में एक स्टेशन को लिया जाता है, जबकि नेटिव स्टेट में जो एक स्पेल है उसमें कुमुलेटिव टेन्योर को लिया जाता है, वहाँ कंपलसरी डीम्ड करने के लिए 15 ईयर्स काउंट करने के लिए। अब बात करता हूँ कि ट्रांसफ़र अदर देन रोटेशनल टीचर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रोटेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी है ये नेटिव स्टेट से आउटसाइड नेटिव स्टेट में पोस्टिंग के लिए, आउटसाइड नेटिव स्टेट से नेटिव स्टेट में पोस्टिंग पर लागू होता है। लेकिन उसके अलावा जो टीचर नेटिव स्टेट के अंदर ही किसी दूसरे जेएनवी में जाना चाहते हैं, या फिर जो टीचर आउटसाइड नेटिव स्टेट में सर्व कर रहे हैं और वहीं किसी दूसरी जेएनवी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस केस में रोटेशनल ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू नहीं होता। तो इनके लिए जो प्रोविज़न किया गया है कि जब रोटेशनल ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद या तो सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर ग्रीवियंस राउंड में उनको मौका दिया जाएगा और एक्सट्रीम इमरजेंट सर्कमस्टांसेज में ही उनको पोस्टिंग दी जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा नियम है रोटेशनल ट्रांसफ़र से संबंधित, और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो को अगर आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी 2021 में रोटेशनल ट्रांसफ़र से संबंधित क्या बड़े बदलाव हुए हैं और 2022 एटीडी से जो लागू होगा, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।